नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुखौटा और इसको लिखा और आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी मुखौटा। रीमा जितनी देर भी आईने के सामने खड़ी होती तो अपनी ही सूरत देखकर उसे अजीब सी घबराहट होने लगती। पिछले 2 महीनों में कितना कुछ इन खुली आंखों ने देखा था। सब कुछ बिगड़कर विकृत होता गया, जैसे जिंदगी की रूई भरी रजाई पर किसी ने बेरहमी से लाठियां चला दी हों। आज रीमा का मन बहुत उदास था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था, चाहकर भी कोई काम नहीं कर पा रही थी। अचानक उसकी नजर सामने कमरे में रखी पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी खोली तो उसके मन में पुरानी यादें जागृत हो उठी। अलमारी में बहुत सी फोटो एल्बम्स थी और बेटे केशव के खिलौने जो उसने बड़े प्यार से संजो कर रखे थे कि इन्हीं खिलौनों से वो उसके बच्चों को खिलाएगी। लगभग 35 साल पहले रीमा का विवाह प्रणव के साथ हुआ था। प्रणव एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन था। उनकी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। कमी थी तो बस एक बच्चे की। इसके लिए उसने कितने तप किए, उपवास रखे, हर मंदिर हर तीर्थ स्थल जाकर मन्नत मांगी और फिर ईश्वर ने 10 साल बाद एक बेटा देकर रीमा के मातृत्व को संपूर्ण कर दिया। वो बेटे केशव पर भरपूर ममता लुटाती। उसका लाडला जो था, बस प्रणव और केशव ही उसकी दुनिया थे। बेटे केशव का प्रेम विवाह हुआ था। प्रणव की सहमति नहीं थी इस विवाह के लिए, तो भी रीमा ने केशव का पूरा साथ दिया प्रणव को मनाने और उनकी रजामंदी के लिए। इधर शादी के कुछ महीनों बाद से ही रीमा और उसकी बहू का सामंजस्य ठीक से नहीं बन रहा था। फिर भी रीमा ने सोचा कि नई पीढ़ी की लड़की है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इधर केशव की भी अपने पापा से बिजनेस को लेकर थोड़ी खिटपिट चलती थी, पर ऑन द होल उनका हंसता खिलखिलाता परिवार था। जैसे जैसे रीमा फोटो एल्बम के पेज पलट रही थी, उसकी वो यादें, वो खुशियों के पल जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, आंसू बनकर फोटो पर गिरते जा रहे थे। वो बार बार फोटो को अपने हाथों से पोंछती, पर आंसू उस पर लगातार गिरते जा रहे थे। प्रणव अब उनके बीच नहीं था। 2 महीने पहले ही उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। खैर, आंसू पोंछते हुए उसने एल्बम वापस रखी तो केशव का एक खिलौना नीचे गिर गया। वो खिलौना था एक मुखौटा। बचपन में केशव को मुखौटों का बहुत शौक था। उसके पास बहुत सारे मुखौटे थे जिन्हें पहनकर वो अलग अलग किरदार में रम जाता था। और दशहरे के समय तो वो कभी राम जी, कभी हनुमान जी, तो कभी रावण का मुखौटा पहनकर पूरे घर में धमा मस्ती किया करता। हाथ में मुखौटा लिए रीमा केशव के बचपन की अनगिनत यादें याद करने लगे। तभी डोरबेल ने जैसे उसकी इन मीठी यादों में विघ्न सा डाल दिया हो और वो मुखौटे को डाइनिंग टेबल पर रखकर गेट खोलने चली गई। सामने लॉयर खड़ा था। रीमा बोली, हाँ बोलिए। लॉयर ने कहा, आप मिसेस रीमा चड्ढा हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही रीमा चड्ढा हूँ, बोलिए। जी, मैं लॉयर विक्रम सिन्हा हूँ। मुझे आपके बेटे केशव चड्ढा ने इन पेपर्स पर साइन कराने के लिए भेजा है। साइन? ये कौन से पेपर्स हैं? लॉयर बोला, एक्चुअली मैम ये प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स हैं। जो भी आपके और आपके हस्बैंड के नाम हैं वो केशव सर चाहते हैं कि अब उनके नाम हो जाए। क्या? रीमा आश्चर्यचकित होकर कभी पेपर्स को तो कभी लॉयर को देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और सबसे बड़ी बात, केशव ने इसके बारे में उससे सलाह लेना भी ठीक नहीं समझा। खैर, थोड़ा अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए वो लॉयर को बोली, ठीक है, आप पेपर्स यहीं छोड़ जाइए,
मैं केशव से बात करके आपको इन्फॉर्म करती हूँ। लॉयर भी थैंक यू मैम, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, मुझे कोर्ट में सबमिट करना है, कहकर वहां से चला गया। रीमा अब बहुत बेचैनी से केशव के ऑफिस से आने का वेट कर रही थी। केशव की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई और केशव के अंदर आते ही उसने आवाज दी, अरे केशव, तुम आ गए क्या? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मम्मी, अभी ऑफिस से आया हूं, ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? जरूरी है इसलिए बोल रही हूं केशव। डाइनिंग टेबल की चेयर खिसकाते हुए केशव बोला, हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? रीमा बोली, आज लॉयर आया था, उसे पेपर्स पर मेरे कुछ साइन चाहिए थे। तुमने इसके बारे में मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। और वो पुश्तैनी जमीन का क्या, जिस पर पापा बाल आश्रम बनाना चाहते थे, वो उनका सपना था। ओहो मम्मी, क्या डिस्कस करना है? देखो, जो आपका और पापा का है वो अब सब मेरा ही तो है। पापा भी अचानक चले गए और अब जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए साइन चाहिए थे। और रही बात वो पुश्तैनी जमीन की, तो उस करोड़ों की जमीन को मैं ऐसे दान में नहीं दे सकता। केशव की आवाज में ऐसा रूखापन रीमा ने पहली बार महसूस किया था। रीमा भी बोली, नहीं, उस जमीन पर तो बाल आश्रम ही बनेगा। और रही बात साइन की, तो अभी पापा को गुजरे 2 महीने ही हुए हैं, थोड़ा तो लिहाज करता। ओह, लिहाज कैसा मम्मी, केशव ने आवेश में आकर बोला। घर, ऑफिस, बिजनेस, अब सब मुझे ही तो संभालना है, और जो काम कल करना ही है उसे आज ही करने में क्या हर्ज है? और कौन सा मैं आपको वृद्धाश्रम भेज रहा हूँ, बस साइन ही तो करना है। वृद्धाश्रम, बस इसी की कमी रह गई थी। रीमा के स्वर में गहरी पीड़ा थी, और इससे पहले वो कुछ और बोलती, केशव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इतनी कहा सुनी के बाद रीमा का मस्तिष्क झनझना उठा। वो बुत बने कितनी देर तक वहीं चेयर पर बैठी रही। अपने बेटे के इस बदलते स्वभाव की उसने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। जिस बेटे को देखकर उसे गर्व की अनुभूति होती थी, वो टूटती नजर आ रही थी। उसके मन के उद्गार सागर की लहरों की भांति पछाड़ खाकर मानो किनारों से सर पटक रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। अभी तो वो अपने पति की मृत्यु से उभर भी नहीं पाई थी कि उसकी जिंदगी पर एक और वज्र गिर पड़ा। उसे लगा कि टेबल पर पड़ा उसके बेटे का मुखौटा जैसे उसी पर हंस रहा हो कि इतने बरसों में भी वो अपने बेटे का असली चेहरा नहीं पहचान पाई। दोस्तों, रीमा जी तो नहीं पहचान पाई मुखौटे के पीछे छिपे अपने बेटे के असली चेहरे को। और उस चेहरे से वो रूबरू होती भी कैसे, क्योंकि आज चेहरे पे चेहरा लगाए घूम रहा है आदमी। बाहर से कुछ, अंदर से कुछ घूम रहा है आदमी। वास्तव में ये जिंदगी की सच्चाई ही तो है। अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करने के हिसाब से हमने अलग अलग मुखौटे बना लिए हैं। इतना कि मुखौटों का ढेर भी अब हम पर हंसता होगा कि सारे मुखौटे याद हैं हमें, किंतु स्वयं का असली चेहरा हम भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहूंगी, अपने विचार को सही करने की जरूरत है। सब अच्छा है, बस खुद को अच्छा बनाने की जरूरत है।